12 जून 2025 को एयर इंडिया फ्लाइट 171 गुजरात के अहमदाबाद एयरपोर्ट से दोपहर 1:38 पर लंदन गेटवे एयरपोर्ट के लिए टेक ऑफ करती है। टेक ऑफ करने के सिर्फ 34 सेकंड बाद ही यह प्लेन एयरपोर्ट से लगभग 2 किलोमीटर दूर स्थित बीजे मेडिकल कॉलेज में क्रैश कर जाती है। इस प्लेन में पैसेंजर और क्रू मेंबर्स को मिलाकर टोटल 242 लोग मौजूद थे। फॉर्चुनेटली उनमें से सिर्फ एक पैसेंजर विश्वास कुमार रमेश ही इस हादसे को सर्वाइव कर पाए। बाकी 241 लोग मौके पर ही मारे गए। जिस हॉस्टल पर जाकर यह प्लेन क्रैश हुआ, बीजे मेडिकल कॉलेज, वहां पर 300 से भी ज्यादा डॉक्टर्स मेस में अपना लंच करने आया करते थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक प्लेन में मौजूद पैसेंजर के अलावा भी 23 और लोगों को इस हादसे में अपनी जान गंवानी पड़ी है। अहमदाबाद प्लेन क्रैश इकलौता ऐसा क्रैश नहीं है जिसने पूरे देश को एक सदमे में डाल दिया हो। 1996, 1978, 2010 जैसे कई प्लेन क्रैशेस हुए हैं इंडियन एविएशन हिस्ट्री में, जिसने हर किसी को यह सोचने पे मजबूर कर दिया, क्या एयर ट्रेल वाकई सेफ है। आइए चलिए चलते हैं इंडियन एविएशन हिस्ट्री में हुए 3 मेजर प्लेन क्रैशेस के बारे में जानने के लिए आज के इस वीडियो में। 12 नवंबर 1996 को कजाकिस्तान का IL-76 एयरक्राफ्ट दोपहर 3:55 पर चिमकेंट एयरपोर्ट से दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए उड़ान भरता है। इस प्लेन में टोटल 37 लोग सवार थे, जिनमें से 10 क्रू मेंबर्स थे। इस फ्लाइट के इंचार्ज थे 44 साल के कैप्टन अलेक्जेंडर चेरेपनोव, जिन्हें 9000 से ज्यादा फ्लाइंग आवर्स का एक्सपीरियंस था, और उनके साथ थे उनके को पायलट एरमेक जहांगीरोव। उसी दिन शाम को 6:32 पर सऊदी फ्लाइट 763 एक बोइंग 747-168B देहरान के लिए टेक ऑफ करती है। इस प्लेन में टोटल 312 लोग सवार थे, जिनमें से 215 इंडियन ब्लू कॉलर वर्कर्स थे जो सऊदी अरेबिया काम ढूंढने के लिए जा रहे थे। इस फ्लाइट के कैप्टन थे 44 साल के अल सोबली, जिन्हें करीब 10,000 से भी ज्यादा फ्लाइंग आवर्स का अनुभव था। इन दोनों फ्लाइट्स को कंट्रोल किया जा रहा था ATC ऑफिसर विकेट दत्ता के द्वारा। शाम 6:34 पर कजाक प्लेन को ये क्लियरेंस दी जाती है कि वो अपने प्लेन को 15,000 फीट की एल्टीट्यूड पर उड़ाए, और सिर्फ 2 मिनट बाद 6:36 पर सऊदी फ्लाइट 763 को भी इंस्ट्रक्शन दिया जाता है कि वो 14,000 फीट पर अपोजिट डायरेक्शन में उड़ान भरे। 6:40 पर यूनाइटेड स्टेट एयरफोर्स के कार्गो फ्लाइट के क्रू मेंबर्स के द्वारा रेडियो पर कांटेक्ट करते हैं और बताते हैं कि उन्होंने स्काई में एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन देखा है। विकेट दत्ता द्वारा उन दोनों प्लेन के साथ कांटेक्ट करने की कोशिश की जाती है, लेकिन उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं आता। थोड़ी देर बाद ये कंफर्मेशन मिल जाती है कि जो बहुत बड़ा एक्सप्लोजन देखा गया है आसमान में, वो कोई और एक्सप्लोजन नहीं बल्कि उन दोनों प्लेन के टकराने का ही एक्सप्लोजन था। इस मिड एयर प्लेन कोलिजन में दोनों प्लेन में सवार 349 लोग मारे जाते हैं। जब इस हादसे के पीछे इन्वेस्टिगेशन की गई और जो रिजल्ट सामने आया, उसको सुनकर शायद आप भी कभी विश्वास कर पाओ। इस कोलिजन के पीछे कई थ्योरी सामने आई। सबसे पहले थ्योरी आती है रिपब्लिक ऑफ कजाकिस्तान और कजाकिस्तान एयरलाइंस की तरफ से। इनके अनुसार इस कोलिजन का सबसे बड़ा रीजन था बैड वेदर। उन्होंने कहा कि मौसम बहुत खराब था, आसपास बहुत सारे डेंस क्लाउड मौजूद थे, जिस वजह से पायलट को सामने का व्यू दिख नहीं पा रहा था, जिस वजह से वो सामने से आ रहे प्लेन को देख नहीं पाए। इसके अलावा दोनों प्लेन्स को एयर टर्बुलेंस का भी सामना करना पड़ता है, जिस वजह से 15,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ रहे प्लेन को 14,000 फीट की ऊंचाई पर आना पड़ा, और ऑलरेडी एक प्लेन 14,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ रहा था। दोनों प्लेन सेम एल्टीट्यूड पर होने की वजह से ये कोलिजन हमें देखना पड़ा। दूसरा रीजन जो उन्होंने बताया वो था दिल्ली एयर ट्रैफिक कंट्रोल की नेग्लिजेंस। उनका कहना था कि एयर ट्रैफिक कंट्रोल की तरफ से उन्हें कोई सिग्नल या फिर वार्निंग नहीं दी गई कि 2 प्लेन सेम एल्टीट्यूड पर उड़ रहे हैं, जिस वजह से ये दोनों प्लेन आपस में कोलाइड कर गए। कोई इंस्ट्रक्शन नहीं मिला जिसे इस हादसे को रोका जा सके। अब बात करते हैं दूसरी थ्योरी के बारे में जो दी गई थी द किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया और सऊदी अरेबियन एयरलाइंस की तरफ से। उन्होंने कहा कि इस हादसे के पीछे सबसे बड़ा रीजन था मिसकम्युनिकेशन। जो इंस्ट्रक्शन पायलट को दिए जा रहे थे, पायलट उन इंस्ट्रक्शन को सही से समझ नहीं पा रहा। साथ ही उन्होंने दिल्ली एयर ट्रैफिक कंट्रोल पर भी इल्जाम लगाया कि वहां पर पुअर इक्विपमेंट और आउटडेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर का यूज किया जा रहा था। उस समय प्लेन्स के आने और जाने के लिए एक ही सिंगल कॉरिडोर का यूज किया जा रहा था। कॉरिडोर को आप इस तरीके से समझ सकते हैं, मानो कि एक कार के लिए आने और जाने के लिए केवल एक ही रोड हो। इसी से एयर कॉरिडोर की वजह से हमें यह भयानक हादसा देखना पड़ा।
अब बात करते हैं इंडिया ने अपने तरफ से क्या थ्योरी प्रपोज की इस हादसे को लेकर, और सबसे सटीक थ्योरी भी इंडिया की तरफ से जो दी गई थ्योरी है उसी को माना जाता है। इंडियन एयरपोर्ट अथॉरिटीज ने बताया कि उन्होंने कजाक फ्लाइट को 15,000 फीट की ऊंचाई पर रहने के लिए साफ साफ कहा था, लेकिन कजाक पायलट की इंग्लिश प्रोफिशिएंसी काफी वीक थी, जिस वजह से उन्हें जो इंस्ट्रक्शन दिए जा रहे थे वो उन्हें सही से समझ नहीं पा रहे थे, और इसी मिसकम्युनिकेशन की वजह से हमें यह भयानक हादसा देखने को मिलता है। लेकिन असली सत्य तब सामने आता है जब ब्लैक बॉक्स वॉइस रिकॉर्डिंग को इन्वेस्टिगेट किया जाता है। ब्लैक बॉक्स में साफ साफ सुनाई देता है कि इंडियन अथॉरिटीज के द्वारा कजाक प्लेन को साफ साफ बोला गया था कि वो 15,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ान भरे। उन्होंने यह भी इन्फॉर्म किया था कि 14,000 फीट की ऊंचाई पर ऑलरेडी एक प्लेन उड़ान भर रहा है, लेकिन उस समय कजाक फ्लाइट के पायलट और को पायलट किसी और बात में बिजी थे, जिन्होंने उनको जो इंस्ट्रक्शन दिए जा रहे थे वो उन्हें ध्यान से नहीं सुन रहे थे। कोलिजन के ठीक 8 सेकंड पहले कजाक फ्लाइट के को पायलट पूछते हैं कि हमें किस ऊंचाई पर उड़ने के लिए बोला गया है। यह सवाल ये साबित कर देता है कि दिल्ली एटीसी की तरफ से उनको जो इंस्ट्रक्शन दिए जा रहे थे उन्होंने उन इंस्ट्रक्शन को सही से नहीं सुना था। उन्हें लगा कि उनको 14,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ने के लिए परमिशन मिल गई है, और फिर वही हुआ जिसका डर था। 14,000 फीट की ऊंचाई पर दोनों प्लेन आपस में कोलाइड कर जाते हैं। ब्लैक बॉक्स की रिकॉर्डिंग से यह पूरी तरह साफ हो गया कि जो इल्जाम कजाक एयरलाइंस और सऊदी एयरलाइंस की तरफ से दिल्ली एयर ट्रैफिक कंट्रोल पर लगाए गए थे वो पूरी तरह से गलत थे। यह हादसा एक बहुत बड़ी मिसकम्युनिकेशन का नतीजा था, जिसकी जिम्मेदारी कजाक पायलट की थी, न कि दिल्ली एयर ट्रैफिक कंट्रोल की। इस मिड एयर कोलिजन के ठीक 18 साल पहले 1 जनवरी 1978 को जब पूरी दुनिया न्यू ईयर सेलिब्रेट कर रही थी, उसी रात एयर इंडिया फ्लाइट 855 ने बॉम्बे एयरपोर्ट से दुबई के लिए उड़ान भरनी थी। इस फ्लाइट में टोटल 190 पैसेंजर और 23 क्रू मेंबर सवार थे। कुछ लोग दुबई काम के सिलसिले में जा रहे थे तो कुछ लोग वेकेशन सेलिब्रेट करने के लिए जा रहे थे, लेकिन किसी को भी यह अंदाजा नहीं था कि यह फ्लाइट उनकी जिंदगी की आखिरी फ्लाइट साबित होगी। इस एयरक्राफ्ट के कैप्टन थे 51 ईयर ओल्ड मदन लाल कुकर, जिन्हें 18,000 फ्लाइट आवर्स का एक्सपीरियंस था। उनके साथ है उनके को पायलट इंदु विरमानी, 43 साल के फॉर्मर इंडियन एयरफोर्स विंग कमांडर, जिनके पास 4500 भी ज्यादा फ्लाइंग आवर्स का एक्सपीरियंस था, और थर्ड क्रू मेंबर थे फ्लाइट इंजीनियर अल्फ्रेडो फारिया, जिनके नाम 11,000 से ज्यादा फ्लाइट आवर्स का एक्सपीरियंस था। इस फ्लाइट का रूट था बॉम्बे एयरपोर्ट से अरेबियन सी की तरफ और फिर वहां से राइट टर्न लेकर दुबई की ओर। रात के 8:12 पर यह फ्लाइट बॉम्बे एयरपोर्ट के रनवे नंबर 27 से टेक ऑफ करती है। हर एक एयरक्राफ्ट में एक खास इंस्ट्रूमेंट होता है जिसे कहा जाता है एटीट्यूड डायरेक्टर इंस्ट्रूमेंट या फिर एडीआई। इसका काम होता है कि यह बताना कि प्लेन का ओरिएंटेशन क्या है, प्लेन ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है, लेफ्ट जा रहा है या फिर राइट टिल्ट हो रहा है। टेक ऑफ करने के ठीक 1 मिनट बाद कैप्टन कुकर के द्वारा डिसाइडेड पाथ के अकॉर्डिंग अरेबियन सी की तरफ राइट टर्न लिया जाता है और ये टर्न सक्सेसफुली हो भी जाता है। लेकिन कुछ ही समय बाद कैप्टन को कॉकपिट में कुछ गड़बड़ी महसूस होती है। उनके एडीआई में यह दिख रहा था कि प्लेन राइट की तरफ टिल्ट कर रहा है। को पायलट विरमानी ने जब अपना एडीआई देखा तो वो भी बोले कि उनका इंस्ट्रूमेंट भी टॉपल कर रहा है। इससे कैप्टन कुकर और ज्यादा कंफ्यूज हो गए कि प्लेन क्या सही में राइट की तरफ टिल्ट हो रहा है या नहीं। बाहर आसमान में भी पूरी तरह से अंधेरा था, जिसे पायलट होरिजन को देखकर यह कंफर्म कर सकते थे कि क्या उनका प्लेन सही डायरेक्शन में जा रहा है या नहीं। इसी अंधेरे की वजह से पायलट को पूरी तरह से इस इंस्ट्रूमेंट पर निर्भर रहना पड़ा। हालांकि कॉकपिट में एक बैकअप एडीआई भी था, जिसे फ्लाइट इंजीनियर अल्फ्रेडो फारिया ने देखा और वार्निंग भी दी, लेकिन कैप्टन ने उस बैकअप रीडिंग को इग्नोर कर दिया। कैप्टन को लग रहा था कि प्लेन राइट में टिल्ट हो रहा है, जबकि असल मायने में प्लेन लेफ्ट की तरफ टिल्ट हो रहा था। इस कंफ्यूजन की वजह से उन्होंने और ज्यादा लेफ्ट टर्न किया और प्लेन धीरे धीरे 108 डिग्री तक लेफ्ट टिल्ट हो गया। टेक ऑफ के सिर्फ 101 सेकंड बाद ही अरेबियन सी के ऊपर यह प्लेन क्रैश कर गया। इस हादसे में सवार सभी 213 लोग मारे जाते हैं। इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि इस हादसे के पीछे का कारण था इंस्ट्रूमेंट माल फंक्शन। बोइंग कंपनी के खिलाफ इस माल फंक्शन को लेकर केस भी फाइल किया जाता है। बोइंग की तरफ से इस केस को लड़ रहे थे स्टीवन सी मार्शल, जिन्होंने कहा कि यह हादसा इंस्ट्रूमेंट माल फंक्शन की वजह से नहीं बल्कि कैप्टन मदन कुकर की नेग्लिजेंस की वजह से हुआ है। उन्होंने दावा किया कि कैप्टन को डायबिटीज था, फिर भी उन्हें उड़ान भरने दी गई। इतना ही नहीं, उन्होंने अल्कोहल भी कंज्यूम किया था, जिसने उनके बिहेवियर और डिसीजन मेकिंग को डायरेक्टली अफेक्ट किया। 1986 में इस लॉ शूट को डिसमिस कर दिया जाता है और कोर्ट ने फाइनल वर्डिक्ट में कहा कि यह हादसा फॉल्स इंस्ट्रूमेंट की वजह से नहीं
बल्कि पायलट एरर और नेग्लिजेंस की वजह से हुआ है। अब तक जिन 2 प्लेन क्रैशेस के बारे में हमने बात की है वो टेक ऑफ होने के बाद क्रैश हुए थे, लेकिन अब जो तीसरे प्लेन क्रैश के बारे में बात करने वाला हूँ वो लैंडिंग के दौरान हुआ था। 22 मई 2010 की बात है जब एयर इंडिया एक्सप्रेस फ्लाइट 812 ने दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट से मैंगलोर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए उड़ान भरती है। इस प्लेन में क्रू मेंबर और पैसेंजर को मिलाकर टोटल 166 लोग मौजूद थे। इस फ्लाइट के कैप्टन थे ज्लाटको ग्लूसिको और को पायलट थे हरविंदर सिंह अहुलवालिया। को पायलट का नाम याद रखना क्योंकि पायलट ने अगर को पायलट की बात मान ली होती तो ये हादसा कभी होता ही नहीं। और फ्लाइंग आवर के एक्सपीरियंस की बात करें तो दोनों पायलट काफी एक्सपीरियंस पायलट थे। यूटीसी टाइम के हिसाब से रात के 9:06 पर यह फ्लाइट दुबई से टेक ऑफ करती है और इसे रात के 12:35 पर मैंगलोर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लैंडिंग करनी थी। अब इस हादसे को समझने के लिए इस एयरपोर्ट की जो लोकेशन है उसको समझना बहुत जरूरी है। मैंगलोर एयरपोर्ट कर्नाटका के मैंगलोर शहर में एक हिल पर बना हुआ है और इसका रनवे एक टेबल टॉप रनवे है। टेबल टॉप रनवे इसलिए कहते हैं क्योंकि ये रनवे एक प्लेट्यू स्ट्रक्चर यानी हिल टॉप पर बना हुआ है और इसके दोनों सिरों पर आपको गहरी खाई या स्लाइड देखने को मिलती है। मैंगलोर एयरपोर्ट पर जो रनवे है उसकी टोटल लेंथ थी करीब 2500 मीटर। टेबल टॉप रनवे पर लैंडिंग करते समय प्लेन को रनवे के एक एंड से लैंडिंग स्टार्ट करनी होती है और जनरली दूसरे एंड तक सेफली प्लेन रुक जाता है। एटीसी की तरफ से इंस्ट्रक्शन मिल जाते हैं कि अब प्लेन को लैंड करवाया जा सकता है और यही सबसे बड़ी गलती साबित होती है। प्लेन की जो एक्चुअल लैंडिंग की शुरुआत होनी चाहिए थी उससे 1600 मीटर आगे जाकर लैंडिंग शुरू होती है, यानी अब पायलट के पास सिर्फ 850 मीटर ही बचे थे प्लेन को रोकने के लिए। लेकिन इतनी कम दूरी में प्लेन रुक नहीं पाता है और रनवे के आगे जो स्लाइड मौजूद थी वहां पर जाकर प्लेन क्रैश कर जाता है। को पायलट ने उस समय कैप्टन को कहा था गो अराउंड कैप्टन, जिसका मतलब होता है कि वापस टेक ऑफ करो, दोबारा लैंडिंग की कोशिश करते हैं। लेकिन कैप्टन ने उनकी बात नहीं मानी और प्लेन आगे जाकर खाई में क्रैश कर जाता है। इस दर्दनाक हादसे में 152 पैसेंजर और 6 क्रू मेंबर्स की जान चली जाती है। सिर्फ 2 क्रू मेंबर और 6 पैसेंजर इस क्रैश को सर्वाइव कर पाते हैं, लेकिन इन 8 सर्वाइवल में से एक व्यक्ति बाद में इंजरीज की वजह से भी चल बसता है। अगर आप गूगल करेंगे कि सबसे सेफेस्ट फॉर्म ऑफ ट्रांसपोर्ट सिस्टम क्या है तो आपको जवाब में एयर ट्रेवल ही मिलेगा, क्योंकि एयर ट्रेवल इतना कॉम्प्लेक्स और सेफेस्ट फॉर्म ऑफ ट्रांसपोर्ट सिस्टम है तो जब भी कोई इंसिडेंट होता है तो एक बड़ी हेडलाइन बन जाती है। अगर हम अलग अलग ट्रांसपोर्ट सिस्टम में एक्सीडेंट से हुई डेथ को कंपेयर करें तो जहां मोटरसाइकिल में यह रेशो 25.5 पर 100 मिलियन पैसेंजर है, वहीं एयर ट्रेवल के लिए यह सिर्फ 0.003 है, यानी कि मोटरसाइकिल चलाना आपके लिए ज्यादा रिस्की है एयर ट्रेवल में ट्रेवल करने के कंपैरिजन में। आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।